चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में क्लास 9 बायोलॉजी में हम लोग ने बेटा न्यूक्लियस पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस भी देख लिया था। यहाँ तक आई थिंक हमने लास्ट कर लिया था और लिख भी लिया था आप लोगों ने, ठीक है। आज हम इसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। मेनली आज जो हमें डिस्कस करना है, आज की जो मेरी पूरी क्लास है वो क्लास होगी बेटा किस पे, यूकैरियोटिक सेल पे। यानी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, हम एक यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि एक यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रोकैरियोट्स क्लियर है सबको, सिंपल सा था, न्यूक्लियोइड वगैरह कैसा कैसा है, ठीक है। आते हैं यूकैरियोट्स पे बात करेंगे कि एक यूकैरियोटिक सेल के पास सबसे पहले तो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, प्लस उसके पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। हमने न्यूक्लियस के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया, न्यूक्लियोलस के बारे में भी जान लिया। न्यूक्लियस के अंदर जो राउंड स्ट्रक्चर होता है उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। यानी बचा क्या पढ़ने के बारे में आज, सेल ऑर्गेनल। तो आज शुरू करते हैं कि जो अलग अलग पार्ट्स दिख रहे हैं सेल के अंदर इनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेल ऑर्गेनल, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि उसका डिवीजन कैसे कैसे किया गया। देखो कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब ये उनकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, एक उनकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। तो कुछ सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जो कैसे हैं बेटा नेचर में, डबल मेम्ब्रेन है। कुछ सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जो सिंगल है, यानी सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है। और कुछ कोई तो ऐसा है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन लेस है, मेम्ब्रेन ही नहीं है तो क्या बनाया अब उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने सेल ऑर्गेनल डबल है, कितने सेल ऑर्गेनल सिंगल है और कौन ऐसा है जो है ही नहीं जिसके पास। तो याद रखेंगे डबल में बेटा दो ही है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ये दो ऐसे हैं जिसके पास डबल मेम्ब्रेन है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन बाकी उसके अलावा ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ये बेटा सिंगल मेम्ब्रेन है। और राइबोसोम्स ऐसा है जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो एग्जाम में सवाल आता है कि डबल मेम्ब्रेन कौन कौन से सेल ऑर्गेनल है, प्लस मेम्ब्रेन लेस कौन सा सेल ऑर्गेनल है। तो सबसे पहले क्विक ये लिखेंगे और आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत फटाफट लिखना शुरू कीजिए और आगे चलेंगे। चलिए तो हम लोग ने देख लिया बेटा कैसे कैसे दिखेंगे उनके मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग। शुरुआत करते हैं पहला सेल ऑर्गेनल। पहला सेल ऑर्गेनल नाम है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम ही कितना अच्छा है इसका, प्यारा सा नाम है, बड़ा स्टाइलिश नेम है इसका। शॉर्ट में बेटा इसको आप ईआर बोलते हैं। मैं अगर ईआर बोलूं तो इसका मतलब मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात कर रही हूँ। डायग्राम से समझेंगे, ये आपका बड़ा वाला न्यूक्लियस, ये आपका बड़ा वाला न्यूक्लियस, और जस्ट न्यूक्लियस के अगल बगल एसोसिएटेड है। देखो न्यूक्लियस के बाहर ही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्यूब और शीट की तरह दिख रहा है। ट्यूब्स दिख रहे होंगे आप लोगों को इसके अंदर। आपको दो टाइप के ईआर दिख रहे होंगे, कुछ ऐसे कुछ में देखो ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, कुछ में कोई डॉट्स नहीं दिख रहा, बिल्कुल खाली दिख रहा है आपको। तो दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जिसमें आपको छोटे छोटे ऐसे डॉट्स दिख रहे हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं रफ है ना, रफ है, रफ उबड़ खाबड़ सा लग रहा है, बिल्कुल रफ सा लग रहा है, उसको बोलेंगे हम रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर मुझे कोई भी डॉट डॉट सा ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, बिल्कुल खाली सा दिख रहा है, उसको मैं बोल दूंगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको मैं बोल दूंगी SER, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं ये स्ट्रक्चर है क्या चीज। बेटा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जिसकी वजह से मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया, ये है बेटा आपके राइबोसोम्स। क्या है बेटा, ये है आपके राइबोसोम्स। ये जो पर्पल पर्पल वाला दिख रहा है दिस इज राइबोसोम्स। तो RER को रफ मैंने क्यों बोला रफ, क्योंकि उसके पास क्या है, राइबोसोम्स उसके सरफेस पे अटैच्ड हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स कैसा है, मेम्ब्रेन लेस है। सबसे पहली चीज तो ये राइबोसोम्स का काम होता है पूरी बॉडी में जितना भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम है वो राइबोसोम करता है। प्रोटीन बनाने का काम कौन करेगा बॉडी में, राइबोसोम्स करेगा। यानी ये प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करेगा, बॉडी में जो भी प्रोटीन बनाएगा वो कौन बनाएगा, आपका राइबोसोम्स बनाएगा, सिंपल, ठीक है। अच्छा तो एक बात बताओ, अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स है, यानी उसका फंक्शन क्या होगा, इट मेक प्रोटीन। उसका काम प्रोटीन सिंथेसिस करना होगा क्योंकि राइबोसोम का काम ही प्रोटीन बनाना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेटा कोई भी राइबोसोम्स नहीं है,
इट इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, इसलिए नाम इसका स्मूथ है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है बेटा बॉडी में लिपिड सिंथेसिस करना, फैट वगैरह की चीज़ों को सिंथेसिस करना का काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। रफ का काम क्या है? प्रोटीन बनाना, क्योंकि उसके पास है राइबोसोम्स। स्मूथ का काम क्या है? लिपिड बनाना, ठीक है। याद करो जब मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन चीज़ों से मिलके बना है? प्रोटीन और लिपिड से मिलके बना हुआ है। तो ये जो प्रोटीन और लिपिड है जो मुझे चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए, ये कौन देगा? तो भाई ये मुझे रफ और स्मूथ ही तो देंगे, यही तो बना रहे हैं, इनका काम ही तो है ये सिंथेसिस करना। यानी जो मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो मुझे कहाँ से मिलेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलेगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, क्योंकि हम मेम्ब्रेन बना रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किससे? प्रोटीन और लिपिड से। ये प्रोटीन और लिपिड मुझे कौन प्रोवाइड कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन कर रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक, लिपिड कौन कर रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। और इस प्रोसेस को प्रोटीन एंड लिपिड synthesized in ER आर यूज्ड फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो यहाँ से एक सवाल आता है कि व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? तो वो प्रोसेस जिससे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, क्योंकि ER हमें देता है प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। कुछ और फंक्शन, अच्छा इसका काम भी होता है, थोड़ा सा और भी देखोगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है। जैसे मान लो यहाँ प्रोटीन बना लिया इसने, तो ये अपने अगल बगल के और भी सेल ऑर्गेनेल्स को प्रोटीन देगा। तो एक तरीके से ये चैनल की तरह काम करता है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का। स्मूथ की बात करूँ, आपके जो लिवर सेल्स होते हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी जिसके पास बैकबोन होता है, उनके लिवर में जो सेल्स होते हैं, उस लिवर सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा, लिवर सेल में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, उसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना। बॉडी में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेज हो, जो भी बेकार चीज़ें हैं, जो भी पॉइजनस की चीज़ें हैं, उसको तोड़ तोड़ कर बॉडी से बाहर निकालना। यानी बॉडी की सफाई करने का काम भी कौन कर रहा है? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन कहाँ? सिर्फ लिवर सेल्स में। तो यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि लिवर सेल में डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो ये ओवरऑल फंक्शन है। छोटे में याद रखना, रफ का काम प्रोटीन बनाना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का काम लिपिड बनाना, डिटॉक्सिफिकेशन करना लिवर सेल्स में, और दोनों का काम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना, और उस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। दैट्स ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले सबसे पहले लिखेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा आगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद दूसरा जो हम लोग को देखना है सेल ऑर्गेनेल, दैट इज नोन एज गोल्गी एपेरेटस, ठीक है। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? GA बोल देंगे बेटा, GA बोल देंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी एपेरेटस, ठीक है। ER का याद हो गया, न्यूक्लियस के बगल में था, ट्यूब जैसा दिख रहा था, ट्यूब जैसा दिख रहा है। रफ वाला जिसमें राइबोसोम्स है वो रफ है, जिसमें कुछ नहीं है वो स्मूथ है। गोल्गी एपेरेटस का स्ट्रक्चर याद करेंगे, एक के ऊपर एक चीज़ें ऐसी, एक के ऊपर एक कुछ चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं, ठीक है। एक के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं और इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। क्या बोलेंगे बेटा? सिस्टर्ने। मैं यहाँ लिख रही हूँ, जो एक के ऊपर ये जो स्टैक्स रखे हुए हैं ना, ये जो सैक्स रखे हुए हैं, इनको सबको हम क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टर्ने। CISTERNAE, सिस्टर्ने बोलते हैं इनको, ठीक है। क्या काम है देखेंगे। पहले तो नाम क्यों पढ़ा? नाम पढ़ा इनके साइंटिस्ट पे, इनको रिस्पेक्ट देने के लिए। कैमिलियो गोल्गी जी ने इन्हें डिस्कवर्ड किया था और उन्हीं के नाम पे इसको इस सेल ऑर्गेनल का नाम भी पड़ गया, ठीक है। क्या काम है ध्यान से देखेंगे। इसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम है। फंक्शन की बात करते हैं, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, ठीक है। स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग, डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आता है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकिंग का काम कौन करता है? तो वो करता है गोल्गी एपेरेटस। ध्यान से सुनना, होता क्या है ER में, क्या क्या ER में 2 चीजें बन रही थी। क्या क्या बन रही थी जल्दी बताएंगे? प्रोटीन और लिपिड्स। जो प्रोटीन और लिपिड्स बन जाता है तो उसको ER अपने पास हमेशा थोड़ी ना रखेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करेगा पूरे सेल में। ये ट्रांसपोर्ट करने का काम कराता है GA, गोल्गी एपेरेटस। ये क्या करता है? जैसे ही प्रोटीन और लिपिड्स बना, वो सारा का सारा GA अपने पास रख लेगा, ठीक है। उसको स्टोर करके रखेगा कुछ टाइम के लिए। तो पहला स्टोरेज करेगा, उसको क्या करेगा? थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस लाएगा उसके स्ट्रक्चर में, फिर उसको अच्छे से पैक करेगा। जैसे हम कोई घर से सामान लाते हैं ना, मान लो कोई कपड़ा देना है किसी को गिफ्ट में, उसको लाते हैं,
एक दिन के लिए अपने पास रखते हैं, उसको अच्छे से कवर करते हैं, फिर उसको पैक करके अगले दिन उसको दे देते हैं जिसको देना होता है। इसका भी काम वैसा है, ट्रांसपोर्ट करने का। स्टोर करेगा कुछ टाइम के लिए, थोड़ा बहुत चेंजेस करेगा, उसके बाद पैक करके उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा जहां जहां सेल में भेजना है। सिंपल सा। स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकिंग का काम किसका है? गोल्गी एपरेटस। ये 3 वर्ड दिमाग में फीड कर लो, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग एसोसिएटेड विद गोल्गी एपरेटस। दूसरा लाइजोसोम्स पढ़ेंगे इसके बाद हम। लाइजोसोम्स कौन बनाता है बेटा? गोल्गी एपरेटस बनाता है। एक और सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है लाइजोसोम्स, उसके बनाने का काम भी किसको दिया गया है? किसको मिला है काम? गोल्गी एपरेटस। तीसरा लास्ट है, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल शुगर आर मेड बाय गोल्गी एपरेटस। कुछ बॉडी में डीएनए में कुछ शुगर हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीसेकेराइड्स, गैलेक्टोज, ये सारे शुगर के नेम होते हैं जो हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। सारे शुगर का बनाने का काम किसका होता है? गोल्गी एपरेटस का होता है। तो 3 मेजर फंक्शन है गोल्गी एपरेटस के। चीज़ों को स्टोर करेगा, मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा, एक जगह से दूसरे सेल की जगह में ट्रांसपोर्ट कर देगा। दूसरा लाइबोसोम्स बनाएगा। तीसरा कॉम्प्लेक्स और सिंपल शुगर बनाएगा। 3 सिंपल से फंक्शन है। कैसे क्वेश्चन आता है? डायरेक्ट फंक्शन पे क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस? डायग्राम पूछ लेगा, किस चीज का डायग्राम है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सिस्टर्न बोलते हैं। दैट्स ऑल। ठीक है, तो इतना लिखेंगे फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो फंक्शंस को देख लिया। एक चीज और यहाँ ध्यान से देखेंगे, मैंने लिखा है गोल्गी एपरेटस के आगे ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसको ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? भाई रोड पे खड़ा हो जाता है, भाई ये गाड़ी यहाँ जाओ, ये गाड़ी यहाँ जाओ, ये गाड़ी यहाँ से निकालो। तो ये भी कुछ यही तो काम कर रहा है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का ही तो काम कर रहा है। तो इसलिए भी इसको ट्रैफिक पुलिस बोल देते हैं, क्योंकि भाई प्रोटीन तुम यहाँ जाओ, लिपिड तुम यहाँ जाओ, ये चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम ट्रैफिक पुलिस बोलते थे। तो ऊपर लिख दोगे गोल्गी एपरेटस को ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। चलते हैं आगे, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, लाइजोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पढ़ना है हम लोग को, लाइजोसोम्स। इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स बोलते हैं। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि हम लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं भाई? लाइजोसोम्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है, लाइजोसोम्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास होते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसके पास होते हैं बेटा कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, उसके अंदर भरे होते हैं ये एंजाइम्स। एंजाइम का काम क्या होता है? चीज़ों को तोड़ना और उसको डाइजेस्ट करना। एंजाइम का काम क्या होता है? चीज़ों को तोड़ना और उसको डाइजेस्ट करना। होता क्या? ध्यान से सुनेंगे। जब आपके बॉडी में किसी भी सेल में सेल खराब हो जाता है, सेल सड़ जाता है, किसी वजह से सेल बेकार हो गया, ठीक है, अब वो काम करने लायक नहीं रहा, तो ये लाइजोसोम का काम है पूरी बॉडी में कि अब उस सेल को डाइजेस्ट कर लो, अब उस सेल को खत्म कर दो, उस सेल को हटा दो, ताकि बॉडी में मरे गरे सेल नहीं होने चाहिए। बॉडी में कोई भी ऐसा डेड सेल नहीं रखना चाहिए, आपको उसको शरीर से बाहर निकालना है। तो ये डाइजेस्ट करने का काम कौन कर रहे हैं? उसको लाइजोसोम्स कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या है इनके पास? तो इनके पास है भैया एंजाइम्स, जो चीज़ों को तोड़ते हैं और डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लो जिस सेल में लाइजोसोम्स खुद रह रहे हैं, जिस सेल में लाइजोसोम्स खुद रह रहे हैं, अगर किसी कारण से वो सेल खुद डैमेज हो गया, वही सेल डैमेज हो गया, तो लाइजोसोम्स अपने अपने खुद के सेल को भी खा जाता है, क्योंकि इसका काम है बॉडी में कोई भी वेस्ट चीज ना रखना। ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है बॉडी का, बॉडी में किसी भी तरीके का वेस्ट ये नहीं रहने देगा, ये उसको डाइजेस्ट कर देगा। तो ये जिस सेल में खुद रह रहा है, अगर किसी कारण से वो सेल डैमेज हो गया, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में इंटर कर गए, तो वो उस सेल को ये खुद खा जाएगा, ताकि आपकी बॉडी में ऐसे वायरस इन्फेक्शन कोई ना फैले। तो ये खुद के सेल को खा रहा है, खुद के सेल को डाइजेस्ट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? सुसाइड बैग्स कहते हैं। सिंपल सा पढ़ेंगे। इन डैमेज सेल्स लाइसोसोम बर्स्ट टू रिलीज एंजाइम्स for digestion of cellular component because of their ability to kill and digest cellular component. Lysosomes are called suicide bags. सिंपल क्यों बोलते हैं? मैंने आंसर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ। क्या है इनके पास? इनके पास है एंजाइम्स, चीज़ों को तोड़ने के लिए, चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए। दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पढ़ते हैं बेटा, आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। सबने सुना है इसके बारे में, ठीक है, सबसे मोस्ट फेमस सेल ऑर्गेनेल है। क्या बोलते हैं इसको? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं पावर हाउस? क्यों बोलते हैं पावर हाउस? क्योंकि इट इज द साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। जो भी आपकी बॉडी को बेटा काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ बन रही है आपकी बच्चा लोग? माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है। 9th में बस हम इतना पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। 10th में पढ़ेंगे ये एनर्जी बनती कैसे है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में।
पहले भी मैंने बताया है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखो, एक उसका आउटर मेम्ब्रेन होगा, मैं थोड़ा ब्लैक कलर से दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को चीजें, ये इसके बाहर का मेम्ब्रेन आप लोग को दिख रहा होगा, और एक बेटा इसका इनर मेम्ब्रेन जिसमें आपको ये फोल्डिंग्स दिख रही हैं, ठीक है। इस फोल्डिंग्स को बोलते हैं बेटा क्रिस्टे, क्या बोलेंगे, क्रिस्टे। और इसको बड़ा बड़ा लिख दूं ताकि तुम लोग को चीजें समझ में आए। ये जो इन फोल्डिंग्स है ना इनर मेम्ब्रेन में, ये जो फोल्डिंग्स दिख रही है, इन फोल्डिंग को बोलते हैं बेटा क्रिस्टे। सिस्टर्ने और क्रिस्टे में कंफ्यूजन नहीं करना, सिस्टर्ने था किसमें, गोल्गी apparatus में, ये है क्रिस्टे। ये जो फोल्डिंग्स बन रही है इनको बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है। देखेंगे सुनेंगे, ठीक है। क्या करता है, बॉडी में जो भी चीज़ें आपने खाई है, खाना डाइजेस्ट किया है, खाना जो भी अब्जॉर्व हुआ है बॉडी में, उसके बाद एनर्जी बनाने का काम करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी करना है एनर्जी यही देगा। एनर्जी किस फॉर्म में बनती है बॉडी में बेटा, एटीपी के फॉर्म में बनती है, एंड द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यही इस फॉर्म में बन रही है इसलिए इसको एनर्जी करेंसी बोल देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास इसका खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम्स होता है, पढ़ा लें तो ठीक है, जिसके बाद इसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स होता है। यानी अगर किसी सेल में न्यूक्लियस नहीं भी है तो भी माइटोकॉन्ड्रिया को फर्क नहीं पड़ता, उसके पास उसका खुद का डीएनए है जिससे वो चीज़ों को रेप्लिकेट कर सकता है और बना सकता है, और खुद का प्रोटीन भी बना सकता है, ठीक है। इसी वजह से खुद का डीएनए है, खुद का प्रोटीन है, ये न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं है, इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। खुद ही कितना कैपेबल है सोचो, इसको किसी पे डिपेंड नहीं है, खुद का डीएनए रखे बैठा है, खुद का राइबोसोम्स, ठीक है। इसलिए वजह से इसको हम सेमी ऑटोनोमस, और एनर्जी बना ही रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। तो इसके बारे में याद रखना है, पहले तो डबल मेम्ब्रेन है, पावर हाउस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज द साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। दूसरा, एनर्जी किस फॉर्म में बनती है भैया, एटीपी के फॉर्म में बनती है, एंड द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज इंपॉर्टेंट। एनर्जी करेंसी बोलते हैं एटीपी को, और खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, इसलिए इसको विच मेक इट सेमी ऑटोनोमस, ठीक है। बस इतनी 2-3 चीजें लिखेंगे, बस काफी है आपके लिए। तो आगे चलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी कवर कर लिया, आ जाओ नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स, ठीक है। याद रखने का तरीका मैंने हमेशा तुम लोग को बताया है, जैसे हमने याद किया था पी फॉर प्लाज्मोलिसिस एंड पी फॉर प्लांट, वैसे पी फॉर प्लास्टिड्स एंड पी फॉर प्लांट, ठीक है। तो यानी ये मुझे एनिमल सेल में देखने को तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स, डबल मेम्ब्रेन है, पहले ही मैंने लिखा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स कैसे थे, डबल मेम्ब्रेन थे। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आल्सो पोजेस इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो याद रखना है पूरे सेल ऑर्गेनल में, एक एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, एक प्लांट सेल में प्लास्टिड्स है, जिसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स है, यानी ये दोनों कैसे, सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है, सिंपल सा, ठीक है। अब प्लास्टिड बेटा 3 टाइप के होते हैं किसी भी प्लांट में, आगे चलती हूँ, अभी मैं लिखवा दूंगी, डोंट वरी, बड़ा इंपॉर्टेंट सा चार्ट है। 3 टाइप के प्लास्टिड बता रही हूँ, किसी भी प्लांट वगैरह में, फ्लावर वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, ये मुझे लगता है क्लास का हर बच्चा जानता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है बच्चा लोग, फोटोसिंथेसिस करना। अब यानी अगर कोई प्लांट आपको हरे कलर का दिख रहा है तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, ठीक है। बेटा क्लोरोप्लास्ट को यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, भाई जहाँ खाना बन रहा है उसको किचन बोलते हैं, यानी सेल का वो पार्ट जहाँ खाना बन रहा है क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, कभी तुमने देखा है गुलाब लाल क्यों है, वो मैरी गोल्ड येलो क्यों है, और वो एक और होता है ना बड़ा सा होता है फ्लावर, को क्या बोलते हैं, वो कुछ आता है जैसे बड़ा सा, जो भी फ्लावर आप देखते हो कलरफुल, एक्सेप्ट ग्रीन। सब्जियां, टमाटर लाल क्यों है, बैगन ऐसे पर्पल क्यों है। तो जो भी मैं कलर बता रही हूँ प्लांट्स में, ये अलग अलग टाइप के, ये कलर किसकी बदौलत मिल रहे हैं प्लांट को, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। कोई भी एग्जाम में सवाल आएगा एक्सेप्ट ग्रीन कलर, ग्रीन किसकी वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से। बाकी ये फूल लाल क्यों है, ये सब्जी नीली क्यों है, ये पर्पल क्यों है, ये रेड क्यों है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट, मोस्टली प्रेजेंट इन कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो फंक्शन समझ लिया। नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट,
बेटा ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। ये कैसे है? कलरलेस है। इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज करना। प्लांट में बेटा इनका काम क्या है? सिर्फ चीजों को स्टोर करना। ठीक है, देखेंगे 3 टाइप के ये हैं। एक है अमाइलोप्लास्ट, नाम थोड़ा टफ है। इनका काम क्या है? सिर्फ शुगर को स्टोर करेंगे, सिर्फ शुगर को स्टोर करके रखेंगे प्लांट में। इलायोप्लास्ट, इनका काम है ऑयल और फैट को स्टोर करके रखेंगे प्लांट्स में। और एलिरोप्लास्ट, इनका काम क्या है? प्रोटीन को स्टोर करके रखेंगे। यानी ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या क्या है? ध्यान से लिखेंगे। इसका काम, एक तो ये कलरलेस प्लास्टिड है, ठीक है, इसका काम स्टोरेज करना है। और क्या क्या स्टोर करेंगे भाई? ये शुगर को स्टोर करेंगे, ऑयल और फैट को स्टोर करेंगे, और नेक्स्ट एंड प्रोटीन को स्टोर करेंगे। तो अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए कि ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन लिखिए, तो जरूरी नहीं है कि आप एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एलिरोप्लास्ट नाम याद रखेंगे। ये 9th में याद रखना उतना जरूरी नहीं है, बट आपको फंक्शन याद होना चाहिए कि ऑयल, फैट, शुगर और प्रोटीन स्टोरेज का काम कौन कर रहा है? ल्यूकोप्लास्ट कर रहा है। क्रोमोप्लास्ट क्या कर रहा है? कलर प्रोवाइड, कलर इंपार्ट कर रहा है किसी भी फ्लावर और फ्रूट को। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, और ये किचन ऑफ द सेल है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करना। दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। फटाफट एक बार डिफरेंस देखेंगे प्लांट और एनिमल सेल का। बेटा इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। डिफरेंस कैसे करना है प्लांट और एनिमल सेल का? एक चार्ट के थ्रू करेंगे। पहले लिखेंगे एनिमल सेल, फिर लिखेंगे प्लांट सेल। कुछ भी स्विच कर सकते हो। कैरेक्टर के बेसिस पे डिफरेंस करेंगे, पहले सेल वॉल के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा है एनिमल सेल में प्रेजेंट, यानी ये लिखा हुआ गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हमें पता है एनिमल सेल में सेल वॉल कैसा होता है? एब्सेंट होता है। और प्लांट सेल में सेल वॉल कैसा होता है? प्रेजेंट होता है। तो ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, बात करते हैं प्लास्टिड्स की। एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में प्लास्टिड आपका प्रेजेंट होता है। वैक्यूल को एब्सेंट और प्रेजेंट के टर्म्स में नहीं करते हैं। वैक्यूल को हम लिखते हैं जो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि एनिमल सेल में वैक्यूल कैसा होता है बेटा? स्मॉलर होता है, स्मॉलर इन साइज एंड लेसर इन नंबर। छोटा होता है और मोर इन नंबर, मोर इन नंबर, ठीक है। प्लांट की बात करते हैं। प्लांट में कैसा होता है बेटा? लार्जर होता है साइज में, लार्जर इन साइज एंड लेसर इन नंबर, ठीक है, लेसर इन नंबर। ये ज़्यादा बेटर है। सेल डिवीजन की बात अभी नहीं करेंगे, रिजर्व फूड मटेरियल के बेसिस पे करते हैं। जो एनिमल सेल फूड स्टोर करता है बेटा उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं, जो प्लांट सेल फूड स्टोर करता है जिस फॉर्म में उसको स्टार्च बोलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमें पता है कि हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, तो वी आर हेट्रोट्रॉफिक, और प्लांट सेल अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो दे आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो इस वे में आप डिफरेंशिएट, स्टार्टिंग के 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रिजर्व फूड याद होता है तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। लेबलिंग सीखेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखोगे। प्लांट और एनिमल सेल को बनाना कैसे एग्जाम में और लेबलिंग कैसे करनी है, ठीक है। पहली चीज तो ये, जब भी आप प्लांट सेल बनाओगे ये थोड़ा ऐसा बनाओगे रेक्टेंगल टाइप का, ठीक है। एनिमल सेल को पूरा राउंड बनाओ। एक एक करके लेबलिंग शुरू करते हैं। सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा हेल्प करते जाओगे, बताते जाओगे मुझे। सबसे आउटर एनिमल सेल है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आ जाओ, ये बड़ा वाला जो पार्ट दिख रहा है न्यूक्लियस, बहुत बढ़िया। जो ये राउंड वाला पार्ट दिख रहा है न्यूक्लियोलस, बहुत बढ़िया। अंदर जो फ्लूइड भरा होगा सबके अंदर साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये है रफ, देखो रफ दिख रहा है तुम लोग को, दैट इज RER। ये देखो दिस इज SER, ठीक है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट इज गोल्गी एपरेटस, ठीक है। दिस इज वैक्यूल, ठीक है। छोटे मोटे जितने स्ट्रक्चर थे हमने बना लिए, ठीक है। इधर आ जाओ प्लांट सेल में। ये बड़ा वाला क्या है बेटा? वैक्यूल। मैंने बताया था प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, और बेटा इसी को सेंट्रल सेल भी बोलते हैं। जो मैंने लिखा था ना सेंट्रल सेल, क्योंकि बहुत बड़ा है ये, और इसमें क्या भरा है? सेल सैप भरा है, ठीक है। फिर वही, दिस इज गोल्गी एपरेटस, दिस इज अगेन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दिस इज
प्लास्टिड्स, और स्पेसिफाई करके बोलो तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। बाकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो जब भी आप, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी बाहर क्या है, सेल वॉल है, और अंदर क्या है, ये जो बनी हुई है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। मेरे ख्याल से आप लोग जब भी बनाओगे देखना पहचानना इजी हो गया होगा, और बनाओगे भी ऐसा ही, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कैसे भी बना, वो तो बहुत अच्छे सा बनाता है, राउंड बनाओ ज़्यादा बेटर लगता है। आज की क्लास का फाइनली लास्ट टॉपिक दैट इज सेल डिवीजन, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे। सेल डिवीजन हम लोग ने पढ़ी थी सेल थ्योरी, ये पढ़ा था कि एक सेल से ही दूसरा सेल बनता है। तो जब ये सेल डिवाइड हो रहा है तो बेटा बेसिकली ये दो प्रोसेस के साथ हो रहा है, ठीक है। पहली प्रोसेस का नाम है माइटोसिस, दूसरी प्रोसेस का नाम है मियोसिस। आराम से समझना, पूरी आगे तक भी आप कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। हर लेवल पे 10th में भी जाओगे थोड़ा कुछ पढ़ोगे, 11th में भी पढ़ोगे। अब सुनना, सेल डिवाइड करने के दो तरीके हैं, या तो माइटोसिस से करेगा या मियोसिस से करेगा। अब मान लो ये हमारा एक सेल है, मैं इसको पेरेंट सेल बोल दूं, पीसी का मतलब पेरेंट सेल, ठीक है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं आप लोग को पता है? 23 पेयर्स होते हैं, और मैं अगर नंबर की बात करूं तो 46 होते हैं, यानी अगर गिनूं 1 2 3 4 तो ऐसे 46 क्रोमोसोम्स होंगे। अब मानो इस सेल के पास अभी कितने क्रोमोसोम है बेटा? 46। ध्यान से सुनना, अब ये क्या करेगा, अब इसका टाइम आ गया डिवाइड करना। तो अब ये डिवाइड करके बच्चा लोग ये बनाएगा, दो सेल बनाएगा। इसने एक सेल ये बना लिया, एक सेल ये बना लिया। अब इस पेरेंट सेल से जो दो नए सेल बने, डॉटर, जिन्हें हम बोलते हैं डॉटर सेल बोलते हैं, अब इसके पास भी 46 क्रोमोसोम है, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम है। एक बात बताओ, क्या क्रोमोसोम का नंबर सेम है? बिल्कुल सेम है, ठीक है, इक्वल है। तो माइटोसिस वैसा सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हमेशा बराबर रहता है। और यहाँ पे कितने सेल बनते हैं? दो बनते हैं। कितने नए सेल बने एक सेल से? दो बने। जब दो सेल बनते हैं और क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है तो उस सेल डिवीजन को हम माइटोसिस बोलते हैं। और इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसे इक्वेशन नहीं, इक्वेट उसको बोलते हैं। इक्वल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्वेशनल करके कुछ बोलते हैं, इक्वेशनल सेल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे सेल जैसा सेल है, वो किस क्रोमोसोम है उसके नंबर इक्वल है, ठीक है। इसका काम क्या है, ध्यान से सुनेंगे। बॉडी में जितने भी सेल हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ सोमैटिक सेल, इसका मतलब समझाती हूँ आपको। हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स हैं पेयर में। आउट ऑफ 23 पेयर्स में 22 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, 22 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनका काम होता है ग्रोथ करना, रिपेयर करना, यानी उनका काम रिप्रोडक्शन करना नहीं है, उनका काम रिप्रोड्यूस करना नहीं है। जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते। तो जो सेल रिप्रोडक्शन नहीं कराते, सिर्फ ग्रोथ और रिपेयरिंग कराते, उन्हें हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स, ठीक है। तो सोमैटिक मिटोसिस का काम क्या है? ये ग्रोथ और रिपेयर कराएंगे। जितने भी सोमैटिक सेल्स होते हैं वो कैसे डिवाइड करेंगे? वो माइटोसिस से डिवाइड करेंगे, और इनका काम क्या है? बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर कराना, और क्रोमोसोम का नंबर हमेशा ही यहाँ पे बराबर होता है। इसकी बात करते हैं मियोसिस की। ये मान लो एक पेरेंट सेल है, मैं इसको फिर से बनाती हूँ। ये मान लो एक पेरेंट सेल है, मियोसिस की बात कर रही हूँ। अब इसके पास क्रोमोसोम बेटा कितना है? 46। तो पहले ये क्या करेगा, ध्यान से सुनोगे। पहले तो ये डिवाइड करेगा बेटा, ये डिवाइड करके दो नए सेल बनाएगा, ठीक है, दो नए सेल बनाएगा। यहाँ पे वो स्टेप दिख रहा है। तो इसका मियोसिस का जो पहला स्टेप है ना, वो माइटोसिस की तरह ही है, यहाँ भी बराबर ही बन रहा है, लेकिन अब थोड़ी चेंजेस आ जाती है। अब ये जो सेल है, अब ये फिर से दो नए सेल बनाएगा। अब ये फिर से दो नए सेल बनाएगा, एक ये बनाया, एक ये बनाया, फिर इसने फिर से दो नए सेल बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया। यानी मियोसिस में एक पेरेंट सेल से कितने सेल्स मिले मुझे नए? 4। इतना तुम लोग को क्लियर है। बट यहाँ क्या होता है, यहाँ क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। अब इस वाले से जो निकला तो 23 यहाँ गया, 23 यहाँ गया। इस वाले से निकला 23 यहाँ गया, 23 यहाँ गया। तो इन केस ऑफ मियोसिस आपका क्रोमोसोम का नंबर कैसा हो रहा है? हाफ हो रहा है। तो इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया और यहाँ इक्वल रहता है, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है।
बॉडी में जितना भी रिप्रोडक्शन का, आउट ऑफ 22 तो 23 सोमैटिक थे, एक ऐसा होता है जिन्हें हम सेक्स सेल्स बोलते हैं, इनका काम होता है सिर्फ रिप्रोडक्शन का काम कराना। तो मियोसिस के थ्रू वो होता है, ठीक है, मियोसिस के थ्रू होता है। जैसे आपने सुना होगा गैमेट, सुना होगा वर्ड, ठीक है। जैसे मेल्स में बात करूं, मेल्स में गैमेट होते हैं स्पर्म सेल्स, फीमेल में होते हैं एग या ओवम। अब दिमाग में आता है मैम जब जाइगोट, जब मेल इसका स्पर्म सेल और फीमेल का एग सेल फ्यूज करते हैं दे विल फॉर्म जाइगोट। बच्चे पूछते हैं मैम जाइगोट में फिर क्रोमोसोम का नंबर बराबर कैसे होता है? बॉडी में जितना भी गैमेट फॉर्मेशन का काम है, यानी मेल में स्पर्म सेल बनाना, फीमेल में ओवम बनाना, ये किसके थ्रू होता है? मियोसिस की तरह। यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी काम होगा वो कौन कराएगा? मियोसिस कराएगा। अब ये बने हैं मियोसिस से, तो इनके पास 23 है, इनके पास 23 है, मानते हो इस बात को? अब ये दोनों फ्यूज करेंगे, अब ये दोनों बच्चा लोग फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी और एक जाइगोट सेल बनेगा और इसके पास कितना क्रोमोसोम होगा? 46। तो एक नॉर्मल क्रोमोसोम पे आ गया कि नहीं आ गया? यानी गैमेट फॉर्मेशन का काम कौन कराएगा? मियोसिस। बाकी ग्रोथ और रिपेयरिंग का काम कौन कराएगा? माइटोसिस। इन केस ऑफ माइटोसिस 2 न्यू सेल्स प्रोड्यूस, इक्वेशनल डिवीजन आधा हो जाता है, सॉरी इक्वल रहता है, और ये रिडक्शनल डिवीजन, यहाँ चीजें आधी हो जाती हैं। डिफरेंस को पढ़ोगे एक बार, क्योंकि ये सारा सवाल आपको डिफरेंस के फॉर्म में पूछेगा। इन दिस डिवीजन आई सेल डिवाइड्स 2 डॉटर सेल्स, cell divide 4 daughter cells, chromosome numbers become half, chromosomes number become same, ठीक है, remain same, helps in growth and repair. Cell divide only take place in the germ cell, gamete cell और उनको बोलते हैं एक स्टेम सेल। ये जो भी है नाम सेम है, जर्म सेल बोल लो या गैमेट सेल बोल दो, ठीक है। तो ये सारा एक बार लास्ट में लिख लोगे, आता है किसमें? टेबुलर फॉर्म में आता है, ठीक है। तो बायोलॉजी की चैप्टर हमने खत्म कर लिए, आई थिंक यहीं पे खत्म होता है चैप्टर, ये लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है।